के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, खुरई की इस ऐतिहासिक सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और खुरई के गली गली गांव गांव से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मुझे अपने सांसद बने हुए लगभग 17 साल होने वाले हैं। ताली की बात ये नहीं है, ताली की बात अगली है। इन 17 सालों में मैं 7 साल युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का रहा। मैंने सैकड़ों सभाएं की होंगी, ना जाने कितनी पद यात्रा, कितने रोड शो किए होंगे, लेकिन मैंने जीवन में पहला ऐसा रोड शो देखा है। ओ ताली वाली बात तो अभी आएगी कि जहां से हेलीकॉप्टर से उतरा और सभा स्थल तक इस 5 किलोमीटर में 5 झंडे भी कांग्रेस के नजर नहीं आए। अरे भूपेंद्र भाई क्या जलवा है। आप कह रहे थे कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, अरे कांग्रेस को तो झंडा लगाने वाला भी नहीं मिला। जब भूपेंद्र भाई अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, मेरे पास 20 पन्ने हैं और 20 पन्ने पता कितने लंबे हैं? एक पन्ने पे कम से कम 40 उपलब्धियां लिखी हैं। तो मैं जब आने से पहले पढ़ रहा था, मैंने कहा यार ये 800 से ज्यादा उपलब्धियां मैं भूपेंद्र भाई की गिनाने लगूंगा तो मैं अपनी बात कब करूंगा। भूपेंद्र भाई के काम से खुश हो और खुश हो, वोट दोगे, विधायक बनाओगे। आप केवल विधायक बनाकर भेजिए, बाकी मन पार्टी ने बना रखा है। मैं जब सांसद था आदरणीय भूपेंद्र भाई जीत कर आए, पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन एक गुण इनका बताऊं, इनका कद जितना बड़ा होता गया, ये जमीन पर और उतने मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ जुड़ते हैं। मैंने बहुत नेता देखे जो कद बढ़ जाता है, जमीन छूट जाती है। ये एक ऐसे नेता है जिनका कद भी बड़ा है, जमीन और मजबूत हुई है। उसका श्रेय मैं इनसे ज्यादा मेरे सामने हजारों बैठी खुरई की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। नेता तब बड़ा होता है जब कार्यकर्ता उसके साथ या उसके पीछे खड़ा होता है और जनता दोनों हाथ खड़े करके उसको आशीर्वाद देती है। मेरे भाई और बहनों, मैं देख रहा था अपनी बहनों को, जिस गली से हम लोग निकले, कई बहनों ने तो 2-2 बच्चे ऐसे पकड़े थे, तब भी ऐसे फूल फेंक रही थी कि अपने भाई को आशीर्वाद दे दे। माताएं, बहनें, बुजुर्ग थे। मैं देख रहा था कौन सा ऐसा वर्ग है जो भूपेंद्र भाई को आशीर्वाद नहीं दिया। जवानों की आवाज भूपेंद्र भाई को कह रही थी, युवाओं का नेता कैसा हो, भूपेंद्र भाई जैसा हो। महिलाएं कह रही थी, भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया। युवा कह रहे थे भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया। बच्चे कह रहे थे भूपेंद्र भैया, बुजुर्ग भी कह रहे थे भूपेंद्र भैया। मैंने कहा सबके लिए भूपेंद्र भैया ही है। वो इतना सा बच्चा जो तीसरी चौथी कक्षा में होगा,
इतना लंबा पोल लेके साथ में भाजपा का झंडा लेकर भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया। दीदी आई मेरी, वो भी कहती भूपेंद्र भैया। ये कैसा जलवा है भूपेंद्र भैया का भाई। अपने तो एक ही, कौन से भैया? कुरई के तो एक ही भैया, कुरई के तो एक ही भैया। मेरे भाई और बहनों, एक बात मैं आप सबको जरूर याद करवाना चाहता हूं। मेरे जो भाई 40 साल से ज्यादा की उम्र के बैठे, जो मेरे बुजुर्ग 60 साल से ज्यादा के बैठे होंगे, आज शाम का खाना आपने अपने छोटे बच्चों और युवा, अपने बेटे बेटियों के साथ खाना है। और आपने 20 साल पहले मध्य प्रदेश क्या था? पूरे देश में कहते थे बीमारू राज्य है तो मध्य प्रदेश है, सड़कें कम खड्डे ज्यादा नजर आते तो मध्य प्रदेश है, खेत तो है लेकिन सिंचाई की योजनाएं नहीं, लोग तो हैं लेकिन अस्पताल की सुविधा तो है नहीं, बहनें बेटियों के पास स्कूल जाना है लेकिन कमरे नहीं है, शौचालय मेरी माताओं बहनों के पास नहीं है। लेकिन जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अग्रणी राज्यों में लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। 7 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई योग्य थी, आज 7 लाख से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई योग्य हुई है। और मेरे खुराई के भाई और बहनों, अगले 5 सालों में आपका कोई खेत ऐसा नहीं होगा जहां सिंचाई योजना से पानी नहीं पहुंचेगा, हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। हम तो कहते थे सड़कें बना दो, सड़कें तो भूपेंद्र भैया ने बना दी, अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में भी बैठेगा, हवाई अड्डा भी बन जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि बड़ी ट्रेन चलाएं। नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत भी चलाने का काम किया है, वंदे भारत भी चलाना। यह देश की सबसे आरामदायक और देश की सबसे आधुनिक ट्रेन है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। मित्रों, आप कल्पना करो कि पूरे देश में 75 साल में मात्र 15,000 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है वो उसका विद्युतीकरण हुआ था, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। मोदी सरकार के 9 सालों में 40,000 जो बाकी 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन थी उसका विद्युतीकरण भी मोदी सरकार ने कर दिया है। कांग्रेस ने 60 साल के राज में 1.5 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, मोदी ने 9 साल में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए। मेरी बहनों, इंदिरा गांधी आई, सोनिया गांधी आई, शौचालय भी नहीं बना पाई, लेकिन मोदी सरकार आई तो 13 करोड़ शौचालय बनाकर गरीब बहनों को दिए। धुएं में जीना पड़ता था, ना इंदिरा गांधी दे पाई ना सोनिया गांधी दे पाई, लेकिन गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी आया तो 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर बहनों को देने का काम किया है। अब रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपए में भारतीय जनता पार्टी देगी, 450 रुपए में देगी। मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और बहनों, कोविड का समय आया, पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट था कि कैसे जान बचाएंगे। उस समय 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी ने प्रयास किए। मैं उस समय देश का वित्त राज्य मंत्री था। अमित भाई शाह, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, इन तीनों को मोदी जी बुलाते थे रोज, और देश के लिए क्या करना चाहिए मोदी जी ने तय करते थे। मोदी जी ने पहला क्या कहा हम तीनों को कि सभी मंत्रियों को बुलाकर रोज से मीटिंग करेंगे,
लेकिन पहला काम आपको यह करना है कि देश का कोई गरीब और जरूरतमंद अनाज की कमी नहीं आनी चाहिए। अन्न योजना चलाओ। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई और बहनों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना चलाई। 80 करोड़ गरीबों को दुगना राशन देने का काम दुनिया में 30 महीने तक 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मेरे भाई और बहनों, ये तो किया है। जिन बहनों के जनधन खाते खुले उनको 31,000 करोड़ रुपया मदद के रूप में दिया। जो हमारे दिव्यांग थे, जो विधवा थी, जो जरूरतमंद थे, उनको अलग से 3,000 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया। 3 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो मेरे उद्यमी छोटे छोटे व्यापारी या काम करने वाले थे उनको बगैर कुछ गिरवी रखे 6 महीने तक बैंकों से राहत दिलाई और 5 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने कम ब्याज पर दिया। आज उसका लाभ इतना मिला है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े देश पिछड़ गए, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मेरा और आपका भारत बन गया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे ऊपर 200 साल किसने राज किया? किसने 200 साल राज किया? अरे जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, जिन्होंने कोहिनूर का हीरा लूटा, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया से गरीबी की ओर धकेला, गरीब मां का बेटा मोदी आया तो अंग्रेजों को पछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। 5वीं सबसे बड़े। जब 2014 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कहा ये मोदी देश चलाएगा। यही कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ये तो गरीब मां का बेटा है, इनकी मां बर्तन मांजने वाली है, मोदी तो पिछड़े समाज से आता है, देश क्या चलाएगा? ये कांग्रेस के लोग कहते थे। मोदी जी को कोई सांप कहता था, कोई बिच्छू कहता था, कोई गंदी नाली का कीड़ा कहता था। लेकिन देश की गरीब जनता ने मन बना लिया था कि देश लूटने वाली कांग्रेस को नहीं लाएंगे, ईमानदार चाय बेचने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं आज भरी सभा में पूछता हूं, भरी सभा में पूछ रहा हूं, कोई भी बताए मोदी जी ने कहा था ईमानदारी से सरकार चलाऊंगा। 10 साल मोदी सरकार को होने वाले हैं, क्या मोदी जी ने ईमानदारी से सरकार चलाई? मोदी जी ने ईमानदारी से सरकार चलाई? क्या देश को आगे बढ़ाया? क्या गरीबों का कल्याण करवाया? क्या मध्य प्रदेश के गांव गांव तक विकास पहुंचाया? क्या फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाओगे? क्या फिर भूपेंद्र भाई को जिताओगे? क्या खुराई का विकास करवाओगे? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरे भाई और बहनों, आज केवल भारत के विकास की चर्चा आप ही नहीं, पूरी दुनिया करती है, मोदी मॉडल की चर्चा करती है। मेरे भाई और बहनों, आपने कांग्रेस मुक्त चुनाव में नजर आती, 5 साल नजर नहीं आती है। साथ लगते राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। 2 लाख महिलाओं के खिलाफ 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं हुई। 2 लाख 35,000 महिला और बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। 15,000 से ज्यादा बहनों और महिलाओं को दुष्कर्म करके मौत के घाट उतार दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की बेटी और महिलाएं ज्यादा थी, लेकिन प्रियंका गांधी वहां पर नहीं गई। नारा देती थी उत्तर प्रदेश में
लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान की लड़की के लिए खड़ी नहीं हो सकती हूं। यहां आई कल, उनको ये भी नहीं पता कि एमएसपी होता क्या है। भरे मन से कहने लगी, क्या कहा? न्यूनतम। फिर कहती आगे क्या? भूल गई। रात को पढ़ाया था, सुबह भूल गई। अरे जो चुनाव में भूल गए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो बाद में क्या याद रखेंगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हमने बढ़ाया, खरीद को भी दुगना किया, किसानों को सस्ता यूरिया और खाद भी उपलब्ध करवाई, और किसानों की आय को दुगना करने का प्रण भी मोदी सरकार ने लिया है मेरे भाई और बहनों। और मैं आपसे कहने आया, ये कांग्रेस के लोग वो हैं जो नेहरू ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। अब मोदी सरकार आई है, 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 वर्षों में आए हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, हर घर को, हर गांव को बिजली पहुंचाई, हर किसी को वैक्सीन मुफ्त में लगाई, दवाई भी मुफ्त दिलाई। अब आगे आप सबको 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मेरे भाई और बहनों, याद करो, जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा जलाते थे कि नहीं जलाते थे? जलाते थे कि नहीं जलाते थे? सैनिकों पर फायरिंग करते थे नहीं करते थे? पत्थर फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे? पाकिस्तान का झंडा फहराते थे कि नहीं फहराते थे? अरे कांग्रेस के लोग नपुंसक होकर बैठे रहते थे। मोदी जी ने कहा धारा 370-35 से हटाएंगे, 5 अगस्त को 2019 को धारा 370-35 से सदा सदा के लिए समाप्त कर दी। हर घर तिरंगा अभियान चला, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया गया। अब तो तिरंगे की वो शान है कि यूक्रेन के युद्ध में 23,000 से ज्यादा भारत के छात्र छात्राएं फंस गए थे, लेकिन मोदी जी का एक फोन यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को गया कि भारत के बच्चों को निकालना जरूरी है। युद्ध विराम हो गया, भारत के बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय करके युद्ध की भूमि से बाहर आ गए। अरे केवल भारत के बच्चे नहीं, साथ लगते देशों के बच्चे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से लेकर श्रीलंका और यूरोप के देशों के बच्चों ने भी कंप्यूटर से ही प्रिंट निकाला और ऐसे तिरंगा झंडा करके कहते भारत माता की, भारत माता की। मेरे भाई और बहनों, जो तिरंगा कभी कश्मीर में जलाया जाता था, आज ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन की धरती पर भी डंका बजा रहा है। डंका बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है? तिरंगे का मान सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? भारत आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अरे पीछे वालों, भारत आगे बढ़ना चाहिए, तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। अगर भारत आगे बढ़ना चाहिए तो मध्य प्रदेश की भूमिका को भी आगे बढ़ाना चाहिए, और मध्य प्रदेश की भूमिका अहम है। मोदी जी ने कहा है कि अगले 25 सालों में विकसित देश, विकसित भारत बनाना है। क्या मध्य प्रदेश योगदान देगा? खुरई योगदान देगा? क्या देश का विकास करोगे? क्या गरीबी से मुक्ति दिलाओगे? देश का विकास कराओगे? तो भाजपा को जिताना होगा और भूपेंद्र भाई को रिकॉर्ड मतों से विधायक बनाना होगा। मित्रों, पहले दुनिया भर से भारत मदद मांगता था जब भूकंप आता था। आज नेपाल में भूकंप आया, अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, या फिर टर्की, सीरिया या बाकी दुनिया में कहीं भूकंप आया हो या मदद की जरूरत हो, तो भारत मदद मांगने वाला नहीं, अब मदद देने वाला मददगार बना है। ये बढ़ते भारत की ताकत है। पहले 26/11 का हमला हुआ तो मनमोहन सिंह जी साइलेंट मोड पे चले गए, मौनी बाबा हो गए। सोनिया गांधी ने कहा मनमोहन जी कुछ मत करना, आतंकवादियों ने हमला किया, कुछ मत करना।
और सोनिया गांधी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री को मुंबई में एक फिल्म डायरेक्टर के साथ भेज दिया कि देखो 26/11 के हमले के बाद फिल्म कैसे बनेगी। वो डायरेक्टर को लेकर उस समय का मुख्यमंत्री गया। आज मोदी जी दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। जो देश आतंकवाद को पनपाता है और यहां पे घुसपैठ कराता है, हम उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं मेरे भाई और बहनों। आज आतंकवाद को बढ़ावे देने वाला देश दुनिया के सामने गुहार लगाता है कि मोदी से बचाओ, भारत से बचाओ। ये फर्क है उस समय की सरकार का और आज की सरकार का। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे खुले रूप में पूछता हूं, क्या आपको जब शौचालय, पक्का मकान, दवाई, वैक्सीन, अनाज, बैंक खाते से लेकर बिजली का बिल, इन सब के बारे में किसी ने आपका जाति धर्म पूछा कभी? क्या आपका जाति धर्म पूछा किसी ने? गरीब का हक देने का काम किया। हमारे लिए गरीबी एक जाति है। हम गरीब को गरीबी से मुक्ति दिला के संपन्न और समृद्ध करना चाहते हैं। कांग्रेस जाति और धर्म में बांटना चाहती है। मैं इतना ही कहूंगा, हम जाति धर्म में नहीं बांटेंगे। हम हर एक भारतीय को समृद्ध और संपन्न करेंगे। भूपेंद्र भाई, हवाई अड्डा तो आप बनाइए, नई नई रेलवे लाइनें भी चलाइए, लेकिन एक जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे देना कि जब आप बड़े मंत्री, बड़ा पद लेकर यहां पर आओ तो एक शानदार खेल स्टेडियम अपने छोटे भाई को भी बनाने का अवसर दे दो। बनाना चाहिए खेल स्टेडियम का, नहीं बनाना चाहिए? 60% लोगों ने तो कहा बनाना चाहिए भाई, तो मैं भी मन 60% ही लेके जा रहा हूं। ये इधर वालों ने हाथ खड़े किए कि स्टेडियम बनना चाहिए, इधर वालों ने कुछ नहीं कहा। अब जिनको कुर्सी नहीं मिली वो हाथ भी खड़ा नहीं करते। सभी हाथ ऊपर कर दो, स्टेडियम बनने वाला है। भाई साहब, मैंने कहा आपकी जरूरत नहीं है, ये खुरई की जनता ही ये तय कर लेती है क्या करना है। मैं अंतिम मौका इनको दे रहा हूं। देखो, एक जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे लेके जा रहा हूं। अब जिनको कुर्सी नहीं मिल पाई, टेंट भी छोटा पड़ गया, कुर्सियां भी कम पड़ गई, आगे भी इतनी जनता बैठी है, पीछे भी इतनी जनता खड़ी है। अब ये तो खुरई का जनता का प्यार भूपेंद्र भाई की और भारतीय जनता पार्टी की और, लेकिन मैं खुरई के खिलाड़ियों और नौजवानों के लिए पूछता हूं, क्या खुरई में आधुनिक स्टेडियम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या एकेडमी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या खुरई के खिलाड़ियों को तैयार करके मेडल जीतने लायक बनाना चाहिए? अरे आज तो भारत ने, पिछले 2 सालों से मैं देश का खेल मंत्री हूं, मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और पिछले 2 सालों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप और इस बार एशियन गेम्स में 100 पार और पैरा गेम्स में भी 100 पार करके इतिहास रचा है। तो मेडल जीतने में मेरा मध्य प्रदेश और खुरई पीछे ना रहे, तो क्या यहां स्टेडियम बनाया जाए, खिलाड़ी तैयार किए जाए, भविष्य के मेडल विजेता लाए जाए। तो जब भविष्य में कभी दुनिया में मेडल जीता जाए तो ये कहा जाए खिलाड़ी खुरई से आया है। मेरे भाई और बहनों, एक बार इतिहास आप बना दो भूपेंद्र भाई की जीत का, मेडल जिताने वाले खिलाड़ियों का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो जिम्मेदारी मैं लेकर जा रहा हूं। और एक ही बात कहूंगा, आज तो ना जाने भारत कहां कहां है। ऑपरेशन गंगा की बात करूं या G20 की बात करूं, दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया वो भारत की भूमि पर G20 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के देशों को एक मंच पे एक स्वर में एक निर्णय करने के लिए मजबूर कर दिया और जीत हासिल कर ली। ये भारत ने करके दिखाया है। और दूसरा, हम तो सुनते थे चंदा मामा की लोरियां, आज जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। अरे यहां तो एक और मामा की बात होती है,
किसकी? शिवराज मामा की। लेकिन चंदा मामा पे, दक्षिण ध्रुव पे दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। भारत के वैज्ञानिकों ने विक्रमयान को भी वहां पर पहुंचाया, विक्रम लैंडर को भी पहुंचाया। मेरे भाई और बहनों, आज चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पे भी तिरंगा फहरा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस तो कहती शिव शक्ति पॉइंट क्यों रखा? आपको शिव शक्ति नाम से कोई विरोध है? अरे मेरे भाई और बहनों, हम तो जाति धर्म में विश्वास नहीं रखते। हम तो सबको भारत का मानते, सब भारत के 140 करोड़ भाई और बहन हैं। तो सब इकट्ठे मिलकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, अगर भारत को आगे बढ़ाना है और भूपेंद्र भाई को रिकॉर्ड मतों से जिताना है तो मुझे आपसे एक स्वर में जवाब चाहिए। खुरई का विधायक कैसा हो? 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 जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मित्रों, आपने विश्वास दिला दिया है कि 17 तारीख को कमल का बटन दबेगा और 3 दिसंबर को भूपेंद्र भैया ही जीतेगा। इस शानदार कार्यक्रम के लिए पार्टी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं इतना ही कहूंगा, मुकेश तिवारी जी, आपने भी आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मेरे गौरव भाई, जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन। और एक बार खुरई की महान जनता के लिए मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं और आप सबके लिए तालियां एक बार जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। भूपेंद्र भैया के विकास कार्यों से प्रभावित